नगर की सबसे खूबसूरत औरत धीमे कदमों से बेकरी में दाखिल हुई। उसकी मोहक काया नवविवाहित स्त्रियों की विशेष शोभा बिखेर रही थी। दुकान के मालिक की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, वह पूरी तरह मोहित हो गया। अन्य ग्राहक जब अपने अपने ब्रेड का आनंद ले रहे थे, तब वह बस उसे निहारता रहा, मानो सम्मोहित हो गया हो। लेकिन जब उसकी नजरें उस औरत से मिली, तो वह हल्की घबराहट में पैसे चुकाकर जल्दी से बाहर निकल गई, लेकिन जल्दबाजी में अपनी ब्रेड लेना भूल गई। यह एक अवसर था। दुकानदार ने सोचा कि ब्रेड लौटाने के बहाने वह उसके करीब जा सकता है। वह तुरंत उसके पीछे पीछे चल पड़ा और देखा कि वह एक आंगन में चली गई। रात के 12:28 बजे थे। कमरे से आनंद भरी आवाजें सुनाई दी। जिज्ञासा के वशीभूत होकर वह खिड़की के पास छिपकर अंदर झांकने लगा, लेकिन जब उसने कमरे के भीतर के पुरुष को देखा तो हीन भावना से भर गया। वह पुरुष कोई और नहीं बल्कि हवेली का अमीर वारिस था। उसने अपने हाथों में पकड़ी ब्रेड को जोर से भींच लिया, जिससे वह चूर चूर हो गई। इस औरत का नाम जेनी था। वह एक प्रतिभाशाली इंटीरियर डिजाइनर थी, जबकि उसका पति एक साधारण मरम्मत कार्य करने वाला ईमानदार व्यक्ति था। वे दोनों शहर की हलचल से दूर शांति की तलाश में यहाँ आए थे। यहाँ एक ऐसी जगह खोज रहे थे जहाँ मन को शांति मिल सके। पति पत्नी ने नॉर्मैंडी के एक ग्रामीण छोटे शहर में बसने का फैसला किया। वहां पहुंचने पर वे मार्टिन नाम के एक गर्मजोशी से भरे पड़ोसी से मिले, जो शहर में एक पुरानी बेकरी चलाता था। जब जेन और उनके पति वहां आए, तो मार्टिन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। जब उसे पता चला कि महिला का नाम बॉवरी है, तो उसके मन में एक अजीब सी चाहत जाग उठी। दरअसल वह जीवन भर मैडम बॉवरी उपन्यास का दीवाना रहा था। उसने यह बात अपनी पत्नी को बताई, लेकिन उसकी पत्नी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। मार्टिन अक्सर खिड़की के पास खड़ा होकर जेन के घर की ओर देखता रहता। उसकी यह दीवानगी जैसे किसी अनदेखे मार्गदर्शक की तरह उसे जेन से बार बार मिलने के बहाने खोजने पर मजबूर कर देती। जेन की बस एक हल्की सी नजर उसे और गहराई तक डुबो देती। शांत स्वभाव के जेन और उनके पति अपने नए पड़ोसियों से घुल मिल गए। जेन की खूबसूरती चर्चा का विषय बन गई। सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि महिलाएं भी उनकी आकर्षण शक्ति से प्रभावित थीं। समय के साथ नी के मन में धीरे धीरे अकेलापन और उदासी घर करने लगी। उसका पति चार्ली पूरे दिन काम में व्यस्त रहता था और उसे यह एहसास भी नहीं हुआ कि जेनी में बदलाव आ रहा है। वह इस बात से अनजान था कि एक संकट चुपचाप उनकी ओर बढ़ रहा है। टियान मार्टिन ने एक बार फिर बहुत सोच समझकर जेनी से संयोगवश मिलने की योजना बनाई, लेकिन जब उसकी प्रिय जेनी ने उसे अनदेखा कर दिया, तो वह भारी मन से वहां से चला गया। अचानक एक मधुमक्खी जेनी के कपड़ों के अंदर घुस गई। उसकी घबराई हुई आवाज सुनकर टिंग तुरंत भागकर उसके पास आया और हालात जानकर उसने तुरंत उसके कपड़े खोल दिए ताकि मधुमक्खी को बाहर निकाला जा सके। मधुमक्खी जेनी की सफेद चमकती त्वचा पर चिपकी रही। उसे बाहर निकालने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। जेनी के बेचैन आग्रह के बीच टिंग ऊपर से परेशान दिखा, लेकिन अंदर ही अंदर वह इस स्थिति से प्रसन्न था। इसी बीच यह असहज दृश्य महल के अमीर युवक जैक ने देख लिया। मार्टिन को अनुचित कार्य करते हुए समझने की भूल हुई। डिंग उसे समझाने ही वाला था कि तभी बिना कोई शब्द कहे नी अचानक अस्वस्थ महसूस करने लगी और जमीन पर गिर पड़ी। लोग तुरंत उसे कार में डालकर अस्पताल ले गए। यह पता चला कि यह एलर्जी के कारण हुआ हल्का बेहोशी थी। डॉक्टर ने जेनी को एक एंटी एलर्जिक इंजेक्शन दिया और बताया कि वह बस थोड़ी कमजोर महसूस कर रही है, लेकिन कोई गंभीर समस्या नहीं है। अस्पताल से बाहर निकलते ही जेनी ने मार्टिन का उसकी मदद के लिए धन्यवाद किया, लेकिन डिंग के दिमाग में उस क्षण की हर घटना बार बार घूम रही थी। रास्ते में उसकी अनुपम सुंदरता ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। आने वाले दिनों में डिंग हर दिन चुपचाप अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहता, अपनी सोच में खोया हुआ, जैसे किसी ख्याल में डूबा हो। दरअसल उसके दिल में यह उम्मीद थी कि जेनी फिर से उसकी बेकरी में आएगी। और फिर वह दिन आ ही गया जब डिंग ने उसे अपनी आंखों के सामने देखा। वह जानी पहचानी छवि, वही चेहरा, लेकिन जैसे ही दृश्य उसकी आंखों में समाया, यह एक तेज चाकू की तरह उसके दिल में चुभ गया। जेनी उसकी बेकरी की ओर नहीं बढ़ी, बल्कि वह जैक के साथ चल रही थी। मनुष्य मानो पहले प्यार में पड़े एक जोड़े की तरह अत्यंत घनिष्ठ थे। इस दृश्य को देखकर ने निश्चय किया कि उनके बीच का संबंध साधारण नहीं हो सकता। संयोगवश वे सुपरमार्केट में दोबारा मिले। जैक ने जेनी को एक सफेद अंगूर की शराब की सिफारिश की और उसे अपने घर पर रात के खाने के लिए आमंत्रित किया। जेनी ने तुरंत कोई उत्तर नहीं दिया, लेकिन घर लौटते समय उसने अपनी कार को जैक के बगीचे में मोड़ दिया और उसके हाथ में वही सफेद शराब की बोतल थी जिसे जैक ने सुझाया था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो कोई अदृश्य और रहस्यमयी शक्ति दो बेचैन दिलों को एक साथ खींच रही हो। लेकिन जेनी इस बात से अनजान थी कि शुरू से अंत तक एक जोड़ी आंखें उसकी हर गतिविधि पर नजर गड़ाए हुए थीं। उन आंखों का मालिक था मार्टिन, जो उसे हद से ज्यादा प्यार करता था, उसकी आत्मा की गहराइयों तक। एक रात जब पड़ोसी लोग मिलकर एक साथ भोजन कर रहे थे, तब सभी लोग खुशी खुशी बातें कर रहे थे, लेकिन वहीं मार्टिन चुपचाप बैठा रहा।
उसकी नजरें बस जेन्नी पर टिकी थीं। वह यह सच्चाई स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि जिसे वह अपनी देवी मानता था वही किसी और मर्द के साथ रंगरेलियां मना रही थी। जब उसकी नजर जेन्नी के कपड़ों से झांकते उन निशानों पर पड़ी जो किसी और के प्यार की गवाही दे रहे थे, तो उसका दिल एक बार फिर टूटकर बिखर गया। अगले कुछ दिनों में मार्टिन रोज की तरह बेकरी के दरवाजे पर खड़ा रहता और खोया खोया सा रहता, और आखिरकार उसने उससे पूछ ही लिया, तुम हर रोज यहाँ इस तरह क्यों खड़े रहते हो? अनजाने में उसी दिन जब वसंत की हवा चल रही थी, शिनिची ने एक बार फिर मार्टिन की बेकरी का दौरा किया। वह इस बात को लेकर बहुत उत्सुक था कि इतनी स्वादिष्ट ब्रेड आखिर कैसे बनाई जाती है। उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए मार्टिन उसे बेकरी के अंदर लेकर गया और बड़े धैर्य से उसे आटा गूंथना सिखाने लगा। शिनिची भी पूरी लगन से सीखने लगा। जैसे जैसे कमरे का तापमान बढ़ता गया, गर्मी से परेशान होकर शिनिची ने अनायास ही अपनी शर्ट उतार दी। सामने खड़े शिनिची के आकर्षक शरीर को देखकर मार्टिन के दिल में एक अनजानी उत्तेजना और चाहत जाग उठी। वह उसकी यादों को सहन नहीं कर सकी और चुपचाप जेन के घर के दरवाजे तक पहुंच गई। संयोग से उसने देखा कि जेन हल्की चाल में अपने पालतू कुत्ते को लेकर बाहर निकली। उसकी काया वसंत की हवा में हिलती हुई एक सुंदर विलो वृक्ष की शाखा के समान प्रतीत हो रही थी। उसे पता था कि जेन बगीचे में जैक से मिलने जा रही है, फिर भी वह हार मानने को तैयार नहीं थी और चोरी छिपे उसके पीछे चल पड़ी। जब जेन अपने कुत्ते को रखकर लौटी तो उसने पहले से तैयार अपनी ऊंची एड़ी की सैंडल पहनी और छोटे गेट से होकर बगीचे में प्रवेश कर गई। यहाँ तक कि वह नहीं जानती थी कि एक संकट ठीक उसी समय आ रहा था। जैक को देखते ही उसने तुरंत अपनी लंबी कोट उतार दी और फिर जैक को गले लगाकर चूमने लगी। जब दोनों आनंद में डूबे हुए थे और खुद को रोक नहीं पा रहे थे तो उन्होंने गलती से एक कीमती कलाकृति को तोड़ दिया। जैक यह देखकर भयभीत हो गया क्योंकि यह उसकी माँ की सबसे पसंदीदा प्राचीन वस्तु थी, लेकिन जेनी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने विश्वास दिलाया कि उसका पति इसे ठीक कर देगा। इस तरह जब वे एक दूसरे में खो गए और फिर अलग हुए तो जेनी जाते समय उस कलाकृति को भी अपने साथ ले गई। उस समय वह पूरी तरह प्रेम में डूबी हुई थी। वह उन्हें अलग करना चाहता था, इसलिए उसने जैक की ओर से एक झूठा ब्रेकअप पत्र लिख दिया। पत्र की सामग्री पढ़कर जेनी का दिल टूट गया और उसने तुरंत जैक को फोन किया, लेकिन कॉल कभी नहीं लग सकी। उसके असामान्य व्यवहार से उसके पति को संदेह हुआ, लेकिन व्याकुल जेनी अब कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं थी। वह सिर्फ जल्द से जल्द जैक को ढूंढकर सच्चाई जानना चाहती थी। जब उसने हवेली का छोटा दरवाजा खोला तभी उसे एक संदेश मिला जिसमें जैक ने लिखा था कि वह कुछ समय के लिए संपर्क में नहीं रहेगा क्योंकि उसे अपनी माँ के साथ लंदन जाना पड़ रहा है। यह जैक के पास जाने का समय था। इस दौरान उसकी माँ भी वहां पहुंची, लेकिन वह पूरी तरह से भ्रमित थी और फिर जॉन के पास चली गई। जब जॉन घर लौटा तो उसने अपनी पत्नी से जैक और उसके बीच की सच्चाई पूछी, लेकिन जेन्नी पूरी तरह से मासूम चेहरा बनाए रही और इस बात से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर जॉन अपने कमरे में चला गया और अपना सामान समेटने लगा ताकि वह इस घर को छोड़ सके। जब वह वापस आया तो अपने पति को दूर जाते देखकर जेन्नी का दिल पछतावे से भर गया। उसने अपनी एक गलती की वजह से 2 आदमियों को खो दिया था। अगले दिन दुखी मन से जेन्नी अपने पड़ोसी के घर चली गई, जहां उसे दीवार पर आर्ट पेंटिंग करने का निमंत्रण मिला, लेकिन वहां उसे अनायास ही अपने पूर्व प्रेमी से सामना हो गया। जेन्नी ने पहले उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन उसके पूर्व प्रेमी ने पुरानी यादों को अब भी जीवित रखा था। रात को समुद्र तट पर टहलने के लिए बुलाए जाने पर जेन्नी ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन लगातार 2 रिश्तों को खोने के बाद उसके दिल में भावनात्मक सहारे की गहरी प्यास थी। आखिरकार अपने पूर्व प्रेमी की मीठी बातों में आकर उसने खुद को एक बार फिर बहकने दिया। अपने प्रेम को रोक न पाने वाला मार्टिन जेनी से मिलने आया। उसने सोचा भी नहीं था कि जेनी को उसी समय उससे मदद मांगनी होगी। जैसे ही वह कमरे में दाखिल हुआ, जेनी ने उसे एक कानूनी नोटिस थमा दिया। यह चेक गणराज्य में मेरी माँ ने भेजा है, उसने कहा। उसमें लिखा था कि मार्टिन को 1 हफ्ते के भीतर एक मूल्यवान मूर्ति वापस करनी होगी। मार्टिन हाल ही में फ्रांस आया था और अभी तक वह फ्रेंच भाषा में निपुण नहीं था, इसलिए उसने मार्टिन से पत्र लिखने में मदद करने के लिए कहा। मार्टिन, जो पहले से ही भावनाओं में बह रहा था, तुरंत सहमत हो गया। जब जेनी उसके लिए पानी लाने गई तो मार्टिन की नजर उस पर टिक गई। उसकी सुंदरता और मोहक आकर्षण ने उसे पूरी तरह से घेर लिया। उसकी देह से उठती सुगंध उसे किसी स्वप्निल संसार में ले गई। उसने अपनी आंखों के सामने खड़ी इस विवाहित स्त्री की अद्भुत सुंदरता को महसूस किया। वह मोहक पीठ जैसे किसी अद्भुत चित्र की तरह उसकी यादों में अंकित हो गई थी। जब मार्टिन किसी चमत्कार के घटित होने की आशा कर रहा था,
तभी अचानक एक चूहा प्रकट हुआ और उसकी सारी कल्पनाएं चकनाचूर कर दी। क्षण भर में उसका चेहरा फीका पड़ गया। गुस्से में उसने सिक्का उठाकर चूहे को भगा दिया। यह सब होने के बाद उदास मन से वह वहां से जाने ही वाला था कि अचानक एक कोमल हवा के झोंके जैसी अनुभूति हुई। एक हल्की चाल में कोई धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। उसकी आंखों में प्रेम छलक रहा था और उसने मार्टिन के गाल पर एक नरम चुंबन दिया। फिर उसने उसे सप्ताहांत में चर्च में मिलने के लिए बुलाया। जल्द ही उनकी मुलाकात का दिन आ गया। मार्टिन चर्च में पहले ही पहुंच गया और बेसब्री से जाने की प्रतीक्षा करने लगा, लेकिन वह कभी नहीं आई। इस प्रतीक्षा ने उसके मन में एक अनजाना सा डर भर दिया। निराश मन से जब वह चर्च से बाहर निकला तो उसके सामने एक हृदय विदारक दृश्य था। जानी अपने पूर्व प्रेमी के साथ गले लगाकर किस कर रही थी। उसने उनके बीच किए गए वादों को पूरी तरह से भुला दिया, जिससे मार्टिन, जो उसे अपनी आत्मा तक प्यार करता था, पूरी तरह से टूट गया। आने वाले दिनों में नी बार बार अपने पूर्व प्रेमी से मिलने लगी और उस व्यक्ति से, जिसे उसने कभी गहराई से प्यार किया था, साफ साफ कह दिया कि वह अपने पूर्व प्रेमी द्वारा दिए गए शारीरिक सुख के आकर्षण का विरोध नहीं कर सकती। बाद में पूर्व प्रेमी के सुझाव पर नी ने उसके साथ लंदन लौटने और एक नई जिंदगी शुरू करने का फैसला किया। घर पहुंचते ही उसने अपने सामान पैक करना शुरू कर दिया, लेकिन तभी उसने स्टोर रूम में उस मरम्मत किए गए मूर्ति को देखा, जिससे उसके दिल में अपने पति के लिए गहरा पछतावा जाग उठा। उसी क्षण उसने अपने पति को फोन कर अपनी गलती स्वीकार कर ली, इस उम्मीद में कि वह उसके टूटे हुए दिल को फिर से जीत सके। बाद में उसने खुद के बनाए हुए ब्रेड को अपने घर के दरवाजे पर रख दिया, जिसे लेने के लिए आए उसके पूर्व प्रेमी ने उठा लिया। इस समय सच्चाई ने उसे यह फैसला करने पर मजबूर कर दिया कि वह अब इस गलत रिश्ते को खत्म कर देगी और अपने पति के साथ कभी बेवफाई नहीं करेगी। लेकिन जब उसका पूर्व प्रेमी उससे विनती करने लगा तो उसका बेचैन दिल फिर से डगमगा गया। और जब उसने मार्टिन द्वारा भेजी गई ब्रेड खाई, जब गले में कुछ अटक गया तो बॉयफ्रेंड ने तुरंत पीछे से आकर उसे बचाने की कोशिश की। ठीक उसी समय पति कार से घर लौट रहा था और उसने एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह क्रोध से भर उठा। नी कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गले में फंसी चीज के कारण वह एक शब्द भी नहीं कह पाई। दोनों आदमी इस बात से अनजान थे कि नी हमेशा के लिए इस दुनिया को छोड़ चुकी थी। बाद में जॉन तुरंत बाहर भागा और मदद के लिए मार्टिन को बुलाने गया। जब उसने जमीन पर मृत पड़े शिनेची को देखा तो उसके दिल में अपराध बोध और पछतावे की भावना उमड़ पड़ी। बाद में तीनों पुरुष शिनेची के अंतिम संस्कार में मौजूद थे। मार्टिन की आंखें शून्य में टिकी हुई थीं और वह गहरे शोक में डूबा हुआ था, लेकिन अब कुछ भी बदला नहीं जा सकता था। मार्टिन निराश और टूटे मन से घर लौट आया, लेकिन वह शिनेची की अप्रत्याशित मृत्यु को भुला नहीं पा रहा था। उसके दिमाग में बार बार शिनेची की छवि उभर रही थी और धीरे धीरे उसे मतिभ्रम होने लगा। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे शिनेची उसके सामने बैठा हो, अपनी पुरानी कोमल मुस्कान के साथ, और मानो वह उससे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो। उस आवाज ने मानो धुंध की एक परत के पीछे से उसे पुकारा, जिससे वह उसे स्पष्ट रूप से सुन नहीं सका। उसी दिन कस्बे में एक और खूबसूरत और अमीर व्यक्ति आकर बसा। एक स्वागत समारोह के दौरान दिंग ने उस व्यक्ति में कहीं न कहीं जेन यी की छवि देखी। उसका बूढ़ा दिल एक बार फिर प्यार की